2008 में पूछे गए ITI संयुक्त प्रवेश परीक्षा के प्रीवियस पेपर को लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसमें हमारा आज का जो प्रश्न होगा वो जनरल नॉलेज अर्थात सामान्य ज्ञान से जुड़ा हुआ रहेगा। तो आइए देखते हैं आपका पहला प्रश्न क्या है। आपका पहला प्रश्न है टाइग्रीस नदी। देखिए टाइग्रीस वर्ड जो है कभी कभी आपको टिग्रीस भी देखने को मिलेगा, टाइग्रीस टिग्रीस दोनों बराबर है। तो देखिए टाइग्रीस नदी जो है किससे होकर गुजरती है। कहने का मतलब यह है कि टिग्रीस नदी जो है या टाइग्रीस नदी जो है वो किस शहर से होकर गुजरती है। तो याद रखिएगा यह बगदाद शहर से होकर के गुजरती है। और कौन सी नदी गुजरती है? कौन सी नदी है? टाइग्रीस नदी है। तो टाइग्रीस नदी जो है वो किस शहर से होकर गुजरती है? बगदाद शहर से होकर के गुजरती है। यदि ये प्रश्न पूछे आपसे कि टिग्रीस या टाइग्रीस जो है वो किस शहर पर बसा हुआ है, मतलब टाइग्रीस नदी पर कौन सा शहर बसा हुआ है, तो आप बगदाद याद रखिएगा। ये दोनों प्रश्न का आंसर सेम ही होगा। तो बताइए कि टाइग्रीस नदी किससे होकर गुजरती है? वेरी गुड। टाइग्रीस नदी जो है आपको बगदाद से होकर के गुजरती है। इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न है कि मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है। आप डेली के लाइफ में मसालों का यूज करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि आप जो मसाला यूज करते हैं वो मसाला कहाँ से आता है? तो याद रखिए कि मसाला का अधिकतर जो खेती होता है वो आपको केरल राज्य में होता है। कहाँ होता है? केरल राज्य में। इस वजह से आपको मसालों का बगीचा कहा जाता है केरल राज्य को। बात समझ में आ गया। दूसरी बात है कि केरल की राजधानी कहाँ है, ये बताइए। 2009 के प्रश्न में हम अभी जस्ट चर्चा किए थे। तो मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है और केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। तो बता दीजिए कि जयपुर जो है वो किस राज्य की राजधानी है? राजस्थान की राजधानी है। ठीक है, चलते हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है शिलोंग, जिसको यहाँ पर शिलांग लिख दिया है, शिलोंग होना चाहिए था। तो शिलोंग जो है वो किसकी राजधानी है? मेघालय के देश की, मेघालय राज्य की राजधानी है। शिलोंग जो है किसकी राजधानी है? मेघालय राज्य की राजधानी है। तो बताइए कि मिजोरम की राजधानी कहाँ है? आइजोल है। मणिपुर की राजधानी कहाँ है? और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? ईटानगर। तो बताइए कि सूर्य उदय का देश किस राज्य को कहा जाता है? अरुणाचल प्रदेश को ही कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले सूर्य वहीं पर दिखाई पड़ता है। याद रखिएगा। बात समझ गए। अगला प्रश्न है आपका भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है। तो ये प्रश्न भी आपके लिए बहुत पुराना है। भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है, सामवेद को कहा जाता है। और याद रखिएगा कि सामवेद जो है ना एक ऐसा वेद है, इसकी खासियत क्या है कि सामवेद, अच्छा पहले बताइए कि वेद कितने हैं? चार वेद में ऋग्वेद हो गया, सामवेद हो गया, यजुर्वेद हो गया और अथर्ववेद हो गया। तो जानते हैं सामवेद की खासियत यह है कि सबसे छोटा वेद यही है। सामवेद जो है वो सबसे छोटा वेद यही। चार वेदों में सबसे छोटा वेद कौन सा है? सामवेद। ठीक है। और एक दो बात और याद रखिएगा सामवेद से जुड़ा हुआ, यह गीत संगीत के लिए प्रधान वेद है। ठीक है। और इसके बाद जो है अभी जितने भी आप गायन की पद्धति देखते हैं, जैसे राग के बारे में सुनते होंगे, मेल, थाट, राग, पता नहीं क्या सब होता है उसमें। तो संगीत से जुड़ा हुआ जितना भी पॉइंट्स पढ़ रहे हैं अभी आप, इस सब का जो मतलब उद्भव हुआ है, विकास हुआ है, वो किस वेद से हुआ है? अगर कोई पूछे कि राग का उद्भव किस वेद से हुआ है, थाट का उद्भव किस वेद से हुआ है, मतलब संगीत से जुड़ा हुआ कोई भी पॉइंट पूछ दे तो आप सामवेद को याद कर लीजिएगा। ठीक है। तो वेद की संख्या कितनी है? 4। वेदांग की संख्या कितनी है? 6 है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे बाद का वेद कौन सा है? अथर्ववेद। सबसे बाद का वेद कौन सा है? अथर्ववेद। सबसे छोटा वेद कौन सा है? सामवेद। गद और पद वाला वेद कौन सा है? यजुर्वेद। गद और पद वाला वेद कौन सा है? यजुर्वेद है। आइए चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। रुपया जो है वो किस देश की मुद्रा है? तो याद रखिएगा कि रुपया जो है वो आपको भारत देश की मुद्रा तो है ही, लेकिन इसके अलावा और भी देश की मुद्रा है जो कि हम आपको बता रहे हैं। जैसे कि हम आपको बता रहे हैं भारत के बारे में तो आप प्रश्न में देख ही लिए हैं। इसके अलावा पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, मॉरिशस और सेशेल्स में यह आपको उपयोग की जाती है रुपया। बात समझ में आ रहा है ना। अगर आपसे पूछे कि रुपया जो है वो किन किन देश की मुद्रा है तो क्या कहिएगा आप लोग? बताइए। भारत का मुद्रा है। सुनिए हम जैसे बता रहे हैं उसे सुनिए। बोलिए भारत की मुद्रा है, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, मॉरिशस, सेशेल्स। बताइए को किस किस देश का नाम बताया है? भारत। देखिए हम जैसे बता रहे हैं वैसे याद हो जाएगा आप लोग को। भारत, पाकिस्तान, भारत के बारे में तो आपको पता ही है। इसके अलावा आपको पाकिस्तान के बारे में, और भारत का ठीक पड़ोसी है बेचारा छोटा सा देश
कौन सा? नेपाल। क्या है? नेपाल। तो भारत और पड़ोसी को तो भूलिएगा नहीं, इसलिए न भारत को नहीं भूलना है, न नेपाल को भूलना है। इसका तो भारत से बेचारा तकरार हमेशा करता है, कौन? पाकिस्तान। तो भारत, पाकिस्तान, नेपाल याद हुआ जी। इसके अलावा आपको याद रखिएगा, आपको मॉरिशस, क्या याद रखिएगा? मॉरिशस। और जानते हैं नेपाल के जैसे एक छोटा सा देश है जिसको नारियल के जैसे आकार भी है बेचारा का, कौन सा देश पता है? श्रीलंका। भारत के दक्षिणी हिस्सा में। रुपया मुद्रा के बारे में आप समझ गए कि रुपया मुद्रा जो है किन किन देशों में चलता है। तो अब कौन बताएंगे कि किन किन देशों में चलता है? तो बताइए। भारत, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, ठीक है, मॉरिशस और सेशेल्स में चलता है ना। बहुत अच्छा, तो आप लोग को याद हो गया होगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न है आपका कि इराक का प्राचीन नाम क्या है? इराक का प्राचीन नाम क्या है? तो देखिए, इराक का जो प्राचीन नाम यानी कि पुराना नाम है वो आपको मेसोपोटामिया है। क्या नाम है? मेसोपोटामिया। बिल्कुल, इराक का पुराना नाम क्या है? मेसोपोटामिया है। ठीक है, चलिए, तो अगर आपसे पूछे कि इराक जो है वह किस नदी पर बसा हुआ है, बताइए क्या आंसर दीजिएगा आप लोग। चलिए, तो इराक का जो प्राचीन नाम है मेसोपोटामिया है, और इराक जो है यह आपको टिग्रिस नदी पर या टाइग्रिस नदी पर बसा है, अवस्थित है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज? हु लिव्स इफ इंडिया डाइज? ठीक है ना, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज का नारा किसने लगाया था? तो ये नारा जो है आपको जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लगाया गया। ठीक है, क्या है? हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। देखिए, यहाँ एक प्रश्न जो सीखना है आप लोगों को, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, इसका मतलब हुआ यदि भारत मर जाए तो कौन जीवित रहेगा? बताइए कौन सा लाइन है? यदि भारत मर जाए तो कौन जीवित रहेगा? फिर से बताइए, यदि भारत मर जाए तो कौन जीवित रहेगा? तो ये जो है यह एक नारा है, और इसी को अंग्रेजी में जो है लिखा हुआ हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, है ना। यह नारा किनके द्वारा लगाया गया है? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और एक प्रश्न जो परीक्षा में बच्चे बार बार गलती करते हैं कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? और भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। तो बताइए कि हु लिव्स इफ इंडिया डाइज का नारा किसने दिया है? और हु लिव्स इफ इंडिया डाइज को हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग? यदि भारत मर जाए तो भारत में जीवित कौन रहेगा? यदि भारत मर जाए तो कौन जीवित रहेगा? बोलिए, कौन जीवित रहेगा? यह नारा किसने दिया है? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, भारत के प्रथम राष्ट्रपति। बिल्कुल। अगला प्रश्न है चोल वंश। चोल वंश के संस्थापक कौन है? तो देखिए, चोल वंश के जो फाउंडर है वो आपको विजयालय है। कौन है? विजयालय। ये प्रश्न आपको पीछे के प्रीवियस प्रश्न में भी पूछा गया था 2010 में या 11 में। चोल वंश के जो संस्थापक है वो कौन है? विजयालय। चोल वंश के संस्थापक कौन है? विजयालय है। इसके बाद है आपको कि मध्यरात्रि का सूर्य किसे कहा जाता है? ठीक है, तो मध्यरात्रि का सूर्य जो है सो आपको नॉर्वे को कहा जाता है। मध्यरात्रि का सूर्य किसको कहा जाता है? नॉर्वे को। मध्यरात्रि यानी कि आधी रात में ये वहाँ पर सूर्य जो है सो आपको देखने को मिलता है, इसलिए नॉर्वे को मध्यरात्रि का सूर्य कहा जाता है। ये चीज याद रखिएगा, ठीक है ना। मध्यरात्रि का यानी कि मिडनाइट, मध्यरात्रि को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मिडनाइट का सूर्य किसको कहा जाएगा? नॉर्वे देश को। किसको कहेगा? नॉर्वे देश को कहा जाएगा। अगला प्रश्न है एड्रीनेलिन। क्या है? एड्रीनेलिन जो है वो क्या है? तो एड्रीनेलिन जो है, मोस्ट प्रिपेयर कर लीजिए इस प्रश्न को। एड्रीनेलिन एक हार्मोन है। एड्रीनेलिन क्या है? एक हार्मोन है। एड्रीनेलिन क्या है? एक हार्मोन है। बात समझ रहे हैं ना। एड्रीनेलिन जो है वह एक प्रकार का हार्मोन है। इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न है कि सूर्य के सबसे नियरेस्ट का जो सैटेलाइट है वो कौन सा है? तो सूर्य के सबसे नजदीक का जो ग्रह है वो आपको बुध है। क्या है? बुध है। तो आप लोग बताएंगे कि बुध ग्रह को हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं? चलिए, बुध को अंग्रेजी में हम लोग मरकरी कहते हैं। क्या कहते हैं? मरकरी कहते हैं। वही अगर हम बात करें शुक्र की, तो शुक्र को अंग्रेजी में हम लोग वीनस कहते हैं। वहीं अगर हम बात करें मंगल ग्रह की, देखिए ये अंग्रेजी हम इसलिए बता रहे हैं कि बहुत सारे परीक्षा में आपको अंग्रेजी अब पूछने को मिल रहा है। तो मंगल ग्रह को अंग्रेजी में हम लोग मार्स कहते हैं, और शुक्र को हम लोग वीनस कहते हैं, और पृथ्वी को तो आप लोग जानते ही हैं क्या कहते हैं? अर्थ कहते हैं। तो बताइए कि ऐसा कौन सा ग्रह है जहाँ पर जीवन है? अर्थ पे, पृथ्वी पर, यानी कि अर्थ पर। बात समझ में आ रहा है ना। और पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहाता है? नीला ग्रह। क्या कहता है? नीला ग्रह कहाता है। बताइए कि पृथ्वी पर जो जल हम देख रहे हैं
वो जो जल हम पी रहे हैं वो कितना प्रतिशत है? मात्र 3%। सही बात बताया आप, लगभग 3.5 भी आप सही बताएं, क्योंकि ये प्रश्न पढ़ाए थे। और वही अगर हम बात करें खारे पानी की बात करें, यानी कि नमकीन पानी, तो नमकीन पानी कितना प्रतिशत है? 97%। बताइए कि एड्रीनेलिन क्या है? एक हार्मोन है। और सूर्य के सबसे नजदीक का जो ग्रह है वो कौन सा है? बुध है। सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है? बुध है। और बुध को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मरकरी। क्या कहते हैं? मरकरी। अगला प्रश्न है 1983 ईस्वी में विश्व कप क्रिकेट में, किसमें? वर्ल्ड कप क्रिकेट में भारत ने किस देश को फाइनल में हरा दिया था? प्रश्न को भी कर लीजिए सबसे पहले आप लोग, फिर हम बात करते हैं आगे। तो बताएंगे कि 1983 ईस्वी में जो वर्ल्ड कप क्रिकेट हुआ था उसमें भारत किस देश को फाइनल में जाकर के हरा दिया? तो उस देश का नाम है आपको वेस्ट इंडीज। क्या नाम है? वेस्ट इंडीज। चलिए, तो वेस्ट इंडीज जो है आपको बेचारा हार गया था भारत देश से। कब? 1983 ईस्वी में। कब? 1983 ईस्वी में बेचारा हार गया था और भारत जो है वेस्ट इंडीज को हरा दिया। तो बताइए कि वेस्ट इंडीज जो है वह एक देश है और वहाँ के व्यक्ति अधिकतर किस कलर में दिखते हैं? ब्लैक कलर में। कैसे दिखते हैं? ब्लैक कलर में। और हाइट साइड भी कुछ ज्यादा ही रहता है। आइए अगला प्रश्न है कि गरबा जो है, गरबा कहाँ का नृत्य है? बताइए, गरबा एक डांस है जो कि किस राज्य का डांस है? तो यह एक गुजरात का डांस है। गरबा डांस कहाँ का है? गुजरात राज्य का डांस है। ठीक है, चलते हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है महामना के नाम से किसको जाना जाता है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न। 13 को भी वीवीआई कीजिए आप लोग और 14 को भी कीजिए। महामना के नाम से किसे जाना जाता है? तो महामना के नाम से मदन मोहन मालवीय को जाना जाता है। महामना के नाम से किसे जाना जाता है? महामना के नाम से मदन मोहन मालवीय को जाना जाता है। यहाँ तक समझ में आया? तो बताइए कि गरबा क्या है? डांस है। लोक नृत्य। गरबा एक नृत्य है, एक डांस है जो कि किस। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? और इस प्रश्न पर चर्चा आपको हम पहले ही कर चुके हैं, बहुत वजह से डिफाइन किए थे कि संयुक्त राष्ट्र संघ में जो सदस्यों की संख्या है वो 15 है। कितनी है? 15 है। वहीं अगर चर्चा करें अस्थायी और अस्थायी की, तो अस्थायी की संख्या आपको 5 है, अस्थायी की संख्या आप 10 है। याद रखिएगा। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में अस्थायी सदस्यों की संख्या यहाँ पूछा जा रहा है, तो बताइए क्या आंसर होगा? 5 होगा। क्या होगा? 5 होगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 5 है। और अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? और कुल मिला के कितनी है? 15 है। बताइए कि संयुक्त राष्ट्र संघ किस देश को कहा जाता है? यूएसए को, यानी कि अमेरिका को। अगला प्रश्न है कि ब्रिटेन देश का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? बताइए, ब्रिटेन देश का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो गुलाब का फूल है। कौन सा चिन्ह है? गुलाब का फूल। ब्रिटेन का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है? गुलाब का फूल। बिल्कुल। अगला है एज यू लाइक इट। क्या है? एज यू लाइक इट। तो एज यू लाइक इट जो है नामक अंग्रेजी एक पुस्तक है। पहले इस पॉइंट को याद रखिएगा कि एज यू लाइक इट क्या है? एक पुस्तक का नाम क्या है? एज यू लाइक इट। बोलिएगा, पुस्तक का नाम क्या है? एज यू लाइक इट जो है वो क्या है? तो यह अंग्रेजी पुस्तक है। और यह अंग्रेजी पुस्तक जो है किन के द्वारा लिखी गई है? विलियम शेक्सपियर के द्वारा। किसके द्वारा? बिल्कुल, विलियम शेक्सपियर के द्वारा। एज यू लाइक इट क्या है? एक अंग्रेजी पुस्तक है। और यह पुस्तक किन के द्वारा लिखा गया है? विलियम शेक्सपियर के द्वारा। अब जो आपका अगला प्रश्न है कि भारत में कौन सा प्रधानमंत्री अपने पद पर बहुत कम समय तक रहे हैं? ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हैं जो अपने पद पर बहुत ही कम समय तक रहे हैं? बात समझ में आ रहा है? तो उसका आंसर हो जाएगा आपको, चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको गुलजारी लाल नंदा। और हम आपको बताते हैं गुलजारी लाल नंदा के बारे में। गुलजारी लाल नंदा जी 27 मई 1964 ईस्वी को ये प्रधानमंत्री बने हैं। और 9 जून, देखिए मई में बने हैं और 9 तारीख को, मतलब 9 जून 1964 को यह इनका पद जो है खत्म हो गया। यानी कि वो बहुत कम ही समय तक रहे हैं। याद रखिएगा आप लोग, अधिकतर इसका आंसर लोग जो अटल बिहारी वाजपेयी मार देते हैं। हालांकि वाजपेयी जी भी बहुत कम समय तक रहे हैं, लेकिन जितना कम समय तक गुलजारी लाल नंदा जी रहे हैं उससे ज़्यादा समय तक अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे हैं। इसलिए याद रखिएगा कि भारत के ऐसे कौन से प्रधानमंत्री जो अपने पद पर बहुत कम समय तक रहे? तो गुलजारी लाल नंदा मई के महीना में प्रधानमंत्री बने हैं और जून के महीना में इनका पद से वो हट गए, पदच्युत हो गए। क्या हो गए? पदच्युत हो गए। कार्यकाल इनका कब से कब तक था? 27 मई 1964 से लेकर के 9 जून 1964 तक। कब से कब तक? 1964 ईस्वी तक यह जो है सो प्रधानमंत्री के सीट पर रहे थे। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न। 18 नंबर प्रश्न को आप लोग वीवीआई कर लीजिएगा। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। फुटबॉल वर्ल्ड कप
ट्रॉफी। फुटबॉल वर्ल्ड कप ट्रॉफी कितने वर्ष बाद आती है? याद रखिएगा, फुटबॉल वर्ल्ड कप ट्रॉफी जो है वह आपको 4 वर्ष के बाद आती है। कितने वर्ष के बाद आती है? 4 वर्ष के बाद। फुटबॉल वर्ल्ड कप ट्रॉफी कितने वर्ष के बाद आती है? 4 वर्ष के बाद आती है। इस प्रश्न को भी आप लोग भी कर लीजिए। फुटबॉल वर्ल्ड कप ट्रॉफी 4 वर्ष के बाद आती है। अगला प्रश्न है आपका कि इजराइल के संसद को क्या कहते हैं? और यही प्रश्न की चर्चा हम किए थे 2009 के प्रश्न में। चर्चा किए थे कि नहीं किए थे? तो इजराइल के संसद को हम लोग क्या कहते हैं, इसका आंसर आपको बताए थे कि कहीं इसका आंसर नेसेट मिलेगा तो कहीं पर निसेट मिलेगा। तो बात बराबर है, याद रखिएगा कि इजराइल के संसद को हम लोग नेसेट कहते हैं। क्या कहते हैं? नेसेट कहते हैं। चलिए अब हम आपको जरा बता दें नेशनल असेंबली के बारे में। नेशनल असेंबली भी एक संसद का नाम है, जो कि आपको पाकिस्तान के संसद को हम लोग नेशनल असेंबली कहते हैं। याद रखिएगा कि किस देश के संसद को नेशनल असेंबली कहते हैं? पाकिस्तान के। तो बताइए आप कि पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? इस्लामाबाद। इस्लामाबाद है। पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? इस्लामाबाद। और भारत के संसद को क्या कहते हैं ये बताइए? संसद ही कहते हैं। क्या कहते हैं? संसद ही कहते हैं। और संसद के कितने सदन हैं ये बताइए? 2 सदन है, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। लोकसभा को हम लोग कौन सा सदन कहते हैं? लोकसभा को हम लोग अस्थायी सदन कहते हैं और राज्यसभा को हम लोग अस्थायी सदन कहते हैं। लोकसभा को भंग किया जा सकता है जबकि राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। चलिए ठीक है, आ जाइए प्रश्न पर कि इजराइल के संसद को क्या कहते हैं? तो नेसेट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? अब है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या रही है? देखिए, पहला पंचवर्षीय योजना की अवधि जो है 1951 से 1956 ईस्वी तक रही है। कब से कब तक रही है? प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या रही है? 1951 से लेकर के 1956 ईस्वी तक रही है। अगर आपसे पूछ दे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर दिया गया, तो याद रखिएगा कि खेती बाड़ी पर जोर दिया गया था। किस पर? कृषि पर, यानी कि खेती बाड़ी पर जोर दिया गया था। और वहीं अगर हम द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात करें तो उसमें उद्योग पर बल दिया गया था। किस पर बल दिया गया था? बिल्कुल। तो अगर देखिए, आप लोग एक कमेंट करके बताइएगा क्वेश्चन कि किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। बात समझ में आ रहा है ना कि गरीबी हटाओ का नारा है ना, ये जो है सो किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था और उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ये 2 प्रश्न आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय को इंग्लैंड में नाइटहुड की उपाधि दी गई थी? है ना, किस भारतीय को इंग्लैंड में नाइटहुड की उपाधि मिली थी? तो याद रखिएगा, नाइटहुड की उपाधि जो है सलमान रुश्दी को मिली थी। किसको मिली थी? सलमान रुश्दी को। ठीक है, तो सलमान रुश्दी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सलमान रुश्दी। अगला प्रश्न है कि सूक्ष्मदर्शी का पहचान किसने किया? ठीक है, सूक्ष्मदर्शी का पहचान किसने की थी? तो जेड जॉनसन। किसने किया था? जेड जॉनसन। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी का पहचान किसने किया था? जेड जॉनसन ने। और इस प्रश्न को आप लोग भी कर लीजिए। सूक्ष्मदर्शी का पहचान जो है आपको किनके द्वारा किया गया है? जेड जॉनसन के द्वारा। अब जो आपका अगला प्रश्न, अच्छा ये बता रहे थे सूक्ष्मदर्शी के बारे में। देखिए, सूक्ष्मदर्शी की पहचान जेड जॉनसन के द्वारा किया गया है। चलते हम लोग अगले प्रश्न। और सूक्ष्मदर्शी क्या है पता है आप लोग को? सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा यंत्र है जिसके माध्यम से छोटे छोटे जीवाणुओं को दिखाता है, जिसको माइक्रोन में दिखाता है। ये भी याद रखिएगा, किस में दिखाता है? माइक्रोन में। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यह जो है सो किसने लिखा है? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा जो है, यह आपको मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखा गया है। या अगर आपसे पूछे कि यह नारा किसने दिया, तो ये भी याद रखिएगा, आपको मोहम्मद इकबाल के द्वारा ही दिया गया है। अगर आप अगला प्रश्न है चेरी ब्लोसम। चेरी ब्लोसम जो है वो क्या है? चेरी ब्लोसम एक वर्षा का नाम है। क्या है? चेरी ब्लोसम क्या है? तो यह एक जो है वर्षा का नाम है। चेरी ब्लोसम क्या है? एक वर्षा का नाम है, याद रखिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है सेफ्टी लैंप। बताइए 10वीं क्लास में जो पास करके आए हैं, सेफ्टी लैंप का आविष्कारक कौन है? तो हम्फ्री डेवी है। कौन है? हम्फ्री डेवी। सेफ्टी लैंप के आविष्कारक हम्फ्री डेवी है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है सेफ्टी लैंप का आविष्कार जो है हम्फ्री डेवी के द्वारा किया गया। अब आपका अगला प्रश्न है कि गुलाबों का युद्ध, कौन सा युद्ध है? गुलाबों का युद्ध जो है आपको किस यूरोपीय देश में हुआ था? बताइए। गुलाबों का युद्ध हुआ आपको इंग्लैंड में हुआ था। क्या कहाँ पर हुआ था? इंग्लैंड में। और इसलिए याद रखिएगा कि इंग्लैंड जो है ना, सॉरी ब्रिटेन जो है ना, ब्रिटेन की राजधानी कहाँ है? इंग्लैंड की राजधानी नहीं। एक मिनट रुक जाइए। चलिए, ये जो आप इंग्लैंड देख रहे हैं, इंग्लैंड की राजधानी आपको लंदन है और ब्रिटेन की राजधानी भी आपको लंदन है। तो याद रखिएगा कि ब्रिटेन का जो राष्ट्रीय चिन्ह है, ब्रिटेन का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो कौन सा है? गुलाब का फूल। क्या है? गुलाब का फूल। इसलिए याद रखिएगा कि गुलाबों का युद्ध जो है किस देश में हुआ था? तो इंग्लैंड में। कहाँ पर हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। इसके बाद है कि प्रथम विश्व युद्ध जो है तो शुरुआत कब हुई? आपको आता होगा, बताइए। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई है? 28 जुलाई 1914 ईस्वी को। कब हुई है? 28 जून
28 जुलाई जो है 1914 ईस्वी को हुई है। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत जो है 28 जुलाई 1914 ईस्वी को हुई है। और ये खत्म कब हुआ है बताइए आप लोग? 1918 ईस्वी को। कब खत्म हुआ है? 1918 ईस्वी को। प्रथम विश्व युद्ध जो खत्म हुआ है 1918 ईस्वी में खत्म हुआ है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अगले प्रश्न, फासिज्म का जन्मदाता कौन है? ठीक है, तो फासिज्म का जो जन्मदाता है वह आपको जो है सो मुसोलिनी है। कभी कभी ये प्रश्न ऐसे ही पूछ देता है कि फांसीवादी के जनक कौन है, तो आप मुसोलिनी को ही याद रखिएगा। बात समझ में आ रहा है? तो फासिज्म के जन्मदाता कौन है? मुसोलिनी है। फासिज्म के जन्मदाता कौन है? मुसोलिनी है। और 30 नंबर जो प्रश्न है ये भी आपको 10वीं का ही है। और 29 नंबर जो प्रश्न है इसको भी विवाह कीजिए, 30 को भी विवाह कीजिए। 29 और 30 दोनों 10वीं क्लास में पूछा गया था, आप लोग पढ़े थे। यूरोप का मरीज जो है सो किसको कहा जाता है बताइए? यूरोप का मरीज जो है आपको टर्की को कहा जाता है, या आप तुर्की भी कह सकते हैं, टर्की भी कह सकते हैं, दोनों याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि तुर्की की राजधानी कहाँ है बताइए? तुर्की की राजधानी कहाँ है? तुर्की की राजधानी आपको अंकारा है। कहाँ है? अंकारा है। यूरोप का मरीज जो है सो आपको तुर्की को कहा था, ये भी समझ गए आप। ठीक है, अब जो है आपको हम बताते हैं कि फासिज्म कहे तो मुसोलिनी याद रखिएगा, फांसीवादी कहे तो मुसोलिनी याद रखिएगा। बात समझ में आ रहा है जी? और नाजी पार्टी यदि कहे तो एडोल्फ हिटलर को याद कीजिए आप लोग। नाजी पार्टी के संस्थापक कौन है? एडोल्फ हिटलर। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया? देखिए, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो है सर विलियम जोन्स ने किया है ना। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया है? सर विलियम जोन्स ने किया है। इसके बाद जो हम आपको बता देते हैं कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की गई है। चलिए, विलियम जोन्स जो है एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में की है। कब किया है? 1784 में किया है, ये भी याद रखिएगा। और एक प्रश्न और सीख लीजिए आप लोग, बी में जो देख रहे हैं दादा भाई नौरोजी, इनको जो है सो ब्रिटिश का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति कहा गया है। ये भी याद रखिएगा कि ब्रिटिश का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति किसको कहा गया है? दादा भाई नौरोजी को कहा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, अफ्रीका के ट्रॉपिकल घास का मैदान, अफ्रीका के ट्रॉपिकल घास का मैदान जो है उसको क्या कहते हैं? तो वो सवाना, क्या कहते हैं? सवाना, है ना। और ये जो डाउन्स देख रहे हैं, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को कहा जाता है। पंपास जो देख रहे हैं वो दक्षिण अमेरिका के मैदान को कहा जाता है। अब हम बताते हैं आपको स्टेपीज के बारे में। ठीक है, तो स्टेपीज जो है आपको यूरोप के घास के मैदान को कहा जाता है। स्टेपीज जो है याद रखिएगा। और 32 नंबर प्रश्न को भी कर लीजिए। 30, 31, 32, 29 से लेकर के 32 तक अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, सवाना जो कहा जाता है वो कहाँ के मैदान को? तो अफ्रीका के घास के मैदान को। ठीक है, इसके बाद पंपास दक्षिणी अमेरिका के घास के मैदान को, डाउन्स जो है वो ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को, स्टेपीज जो है यह आपको यूरोप के घास के मैदान को कहा जाता है। यहाँ तक क्लियर है? चलते हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, गीत गोविंद के रचनाकार कौन है? ठीक है, गीत गोविंद के रचनाकार जो है वो आपको जयदेव जी है। गीत गोविंद के रचनाकार कौन है? जयदेव जी है। अच्छा, एक बात बताइए, ऑप्शन ए में जो बाणभट्ट दिख रहे हैं, बाणभट्ट के द्वारा लिखी हुई एक पुस्तक का नाम बताइए आप लोग। चलिए, बाणभट्ट के द्वारा हर्षचरित लिखा गया है। विशाखदत्त जो आप लोग बोल दिए वो गलत बोल दिए। ठीक है ना, तो याद रखिएगा कि बाणभट्ट के द्वारा हर्षचरित लिखा गया। क्या लिखा गया है? चलिए, वेद व्यास के द्वारा क्या लिखा गया है बताइए आप लोग? महाभारत लिखा गया है। वेद व्यास के द्वारा क्या लिखा गया है? चलिए, सूरदास के द्वारा क्या लिखा गया बताइए आप लोग? इंटर में जो पास किए हैं उसको बहुत सारे प्रश्न पता होगा। पदावली, सुरसावली, है ना, पदावली, सुरसावली सब जो है ये आपको सूरदास के द्वारा लिखा गया है। ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, अब जो है हम आपको बता दें गीत गोविंद के बारे में। गीत गोविंद आपको जयदेव के द्वारा लिखा गया है। यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए, विशाखदत्त के बारे में जो आप बोले हैं, विशाखदत्त जो है एक व्यक्ति खुद है। विशाखदत्त के द्वारा लिखा गया है मुद्रा राक्षस। और यदि आपसे पूछ दे कि मुद्रा राक्षस क्या है, बहुत अच्छे से पढ़ाए थे। मुद्रा राक्षस एक ड्रामा है, एक नाटक है। ठीक है, अगला है, लौह अयस्क के निर्यातक नौसैनिक अड्डा। नौसैनिक का मतलब बताइए? नेवी। नौसैनिक मतलब नेवी। चलिए, लौह अयस्क के निर्यातक और नौसैनिक अड्डे के रूप में किस बंदरगाह का महत्वपूर्ण स्थान है? तो याद रखिएगा, किस बंदरगाह का महत्वपूर्ण स्थान है? विशाखापत्तनम का। किसका? विशाखापत्तनम का। और विशाखापत्तनम हवाई अड्डा जो, ये नौसैनिक हवाई अड्डा जो है, सॉरी, जब नौसैनिक होगा तो हवाई अड्डा कैसे होगा? ये मतलब पनिया जहाज का जो अड्डा है ये किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश का यह एक
नौसैनिक अड्डा है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, एक बार पुनः प्रश्न समझिए कि लौह अयस्क के निर्यातक और नौसैनिक अड्डे के रूप में कौन सा बंदरगाह का महत्वपूर्ण स्थान है? तो विशाखापत्तनम का। किस बंदरगाह का? विशाखापत्तनम का। अच्छा बताइए कि कांडला बंदरगाह जो है यह आपको कहाँ पर है? तो ये आपको गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में। चेन्नई बंदरगाह कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। कोचीन बंदरगाह कहाँ पर है? बताइए। कोचीन केरल में। कहाँ पर है? केरल में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से कहाँ पर भाग नहीं लिया था? सत्याग्रह आंदोलन का नाम बताना है जिसमें गांधी जी डायरेक्ट भाग नहीं लिए थे। राजकोट में। कहाँ पर नहीं लिए थे? राजकोट में। और याद रखिएगा, राजकोट में जो है सो महात्मा गांधी भाग प्रत्यक्ष रूप से नहीं लिए थे, मतलब वो शामिल थे लेकिन लोगों के सामने उनके बारे में जानकारी नहीं था, लोगों को जानकारी नहीं था कि वो भी शामिल है, लेकिन वो उसमें शामिल थे, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से नहीं थे, डायरेक्ट नहीं थे। ठीक है, चलिए। भारत की प्रसिद्ध एक झील है लेगून झील, जिसकी चर्चा हम पीछे क्लास में भी किए थे। और यह लेगून झील जो है एक प्रकार का छिछला झील है। और यह झील जो है आपको, ये जो है लेगून झील जो है, बात समझ में आ रहा है? भारत का जो प्रसिद्ध लेगून झील है वो कौन सा झील है? तो आपको यह एक चिल्का झील है। अगर आपसे पूछे कि चिल्का झील जो है किस प्रकार का झील है, तो छिछला झील है। कौन सा झील है? छिछला झील है। भारत की एक प्रसिद्ध लेगून झील जो है आपको चिल्का झील। अगर आपसे पूछे कि चिल्का झील जो है वो किस राज्य में है, बताइए। उड़ीसा में। कहाँ पर है? उड़ीसा में है। वही अगर हम बात करें डल झील की तो ये जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, मानसरोवर की तो ये राजस्थान में है। पुलिकट झील की अगर बात करें तो ये आपको तमिलनाडु में है। बात यहाँ तक समझ में आ गया? इसके बाद है आपको वर्ष 2008 में ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? ठीक है, वर्ष 2008 में ओलंपिक खेल का आयोजन जो है आपको कहाँ पर हुआ था? तो बताइए आप लोग। चीन की राजधानी बीजिंग में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बीजिंग में। वर्ष 2008 में ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ पर हुआ था? बीजिंग में। और बीजिंग किस देश की राजधानी है? चीन की राजधानी है। अगला प्रश्न है, पहला 2020 विश्व कप जो हुआ था, पहला 2020 विश्व कप जो हुआ था वो किस देश ने जीता था? तो भारत ने। यानी कि भारत जो है जब सबसे पहला 2020 विश्व कप हुआ था, वर्ल्ड कप जो हुआ था, तो उस वर्ल्ड कप को सबसे पहले किस देश ने जीता था? भारत देश ने जीता था। तो बताइए कि भारत देश की राजधानी कहाँ है? न्यू दिल्ली। नई दिल्ली है। बताइए कि भारत देश की सबसे पहली राजधानी कहाँ थी? कोलकाता। अगला प्रश्न है, दांडी मार्च कहाँ से शुरुआत हुआ था? तो देखिए, दांडी मार्च जो स्टार्ट हुआ था वो आपको अहमदाबाद से हुआ था। दांडी मार्च कहाँ से शुरू हुआ था? अहमदाबाद से। और दांडी यात्रा कहे तो वो भी आपको अहमदाबाद से ही। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए, अगला प्रश्न है कि भारत सरकार के राज्य चिन्ह में, मतलब भारत का जो राज्य के चिन्ह है उसमें मौर्य साम्राज्य से जो लिया गया है वो आपको क्या लिया गया है? बताइए। तो मौर्य साम्राज्य से आपको 4 शेर वाला चिन्ह को खींच लिया और ले लिया। कहने का मतलब मौर्य साम्राज्य में जो चिन्ह था ना, उसमें से 4 को शेर को अपने चिन्ह में डाल दिया। भारत सरकार का राज्य चिन्ह वही बन गया, याद रखिएगा। तो बताइए कि भारत सरकार का जो राज्य चिन्ह है वो क्या है? अशोक स्तंभ है। भारत सरकार का राज्य चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ है। और उस अशोक स्तंभ को कभी देखिएगा तो उसमें 4 गो शेर का मुंह लगेगा ऊपर में। बात कुछ समझ में आया कि नहीं आया? वह 4 शेर कहाँ से लिया गया है? तो मौर्य साम्राज्य से लिया गया है। तो बताइए कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? याद रखिएगा, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य जी थे। अगला प्रश्न है आपका, नृत्य का नाम है मोहिनी अट्टम। अगर आपसे कोई पूछे कि मोहिनी अट्टम क्या है तो कहेगा कि मोहिनी अट्टम एक नृत्य है। और यह नृत्य जो है आपको किस राज्य का है? तो केरल राज्य का है। मोहिनी अट्टम नृत्य किस राज्य का है? केरल राज्य का है। चलते हम लोग अगले प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न है, राज्यसभा को भंग करने के लिए, किसको भंग करने के लिए? राज्यसभा को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? आज ही हम चर्चा किए हैं राज्यसभा के बारे में। तो देखिए, राज्यसभा के बारे में आपको बताए थे कि वह अस्थाई है। तो जो अस्थाई है उसको कोई भंग नहीं कर सकता, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपको इनमें से कोई नहीं। और 42 नंबर प्रश्न को भी कर लीजिए आप लोग। ठीक है, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। बात समझ में आ रहा है ना? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे गहरी खाई या सबसे गहरी जगह जो है वो आपको प्रशांत महासागर में है। बात समझ में आ रहा है? और उसको जो है क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग मेरियाना या मारियाना ट्रेंच भी कहते हैं। ट्रेंच भी याद रखेगा, ट्रेंच। ठीक है ना? तो मेरियाना ट्रेंच भी उसको कहते हैं, जो कि प्रशांत महासागर में है। और मेरियाना ट्रेंच जो है इसको हम लोग मृत सागर भी कहते हैं, क्योंकि यह इतना गहरा है, यह इतना गहरा खाई है कि जो उसमें जाएगा वो उसमें मर के ही आए, मतलब मर के ही आएगा। ये गलत बोल रहे हैं भाई, मर के ही आएगा कैसे? इसमें से आएगा ही नहीं। बात समझ में आ रहा है? यानी कि जो उसमें जाएगा वो अंदर के अंदर ही रह जाएगा, इसलिए उसको डेड ट्रेंच भी कहा जाता है, यानी कि मृत सागर कहा जाता है। बात समझ में आ रहा है? मेरियाना ट्रेंच उसको इसलिए कहा जाता है, वो प्रशांत महासागर में है और सबसे गहरा जगह, ये चीज़ याद रखिएगा आप लोग।
विश्व का सबसे गहरा जगह कहाँ है? मेरियाना ट्रंच, जो कि आपको प्रशांत महासागर में है। बात समझ में कुछ आया? चलिए अगला प्रश्न है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2007 किसे दिया गया था? प्रश्न को विवेक कीजिए। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है 2007 किन्हें दिया गया था? तो ये दिया गया था आपको MS धोनी को दिया गया था। और जानते हैं MS धोनी का फुल फॉर्म क्या होता है? महेंद्र सिंह धोनी। क्या होता है? महेंद्र सिंह धोनी होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपको, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस जो है आपको 11 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ पर स्थापित हुआ? ये भी प्रश्न पहले हम पढ़ा दिए थे कि भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज जो है रुड़की में स्थापना हुआ है। कहाँ पर हुआ है? रुड़की में स्थापना हुआ है। सेंट्रल एक्सटर्नल डिपार्टमेंट, बोलिएगा, सेंट्रल एक्सटर्नल डिपार्टमेंट, सेंट्रल एक्सटर्नल लेंजा डिपार्टमेंट। फिर से बोलिएगा, सेंट्रल एक्सटर्नल लेंजा डिपार्टमेंट जो है वो किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो याद रखिएगा, चीन है ना। और बताइए कि भारत के जो गुप्तचर संस्था है उसका क्या नाम है? IB। क्या नाम है? IB, यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो, खुफिया विभाग। तो सेंट्रल एक्सटर्नल लेंजा डिपार्टमेंट किस देश की गुप्तचर संस्था है? चीन का। बताइए चीन की राजधानी कहाँ है? बीजिंग। चीन की राजधानी कहाँ है? बीजिंग। साइना नेहवाल, ठीक है, यहाँ से हम 2 प्रश्न सिखाएंगे और 2 प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, इसलिए ध्यान से सुन लीजिए। साइना नेहवाल जो है आपको वो बैडमिंटन से संबंधित है। साइना नेहवाल किससे संबंधित है? बैडमिंटन से। वहीं एक प्रश्न थोड़ा सा बच्चे को फंसाता है, सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा और सानिया नेहवाल, इसमें आप लोग याद रखिएगा, इसको भी कर लीजिए। नेहवाल अगर रहेगा तो बैडमिंटन मारिएगा, सानिया मिर्जा रहेगा तो लॉन टेनिस मारिएगा। क्या मारिएगा? लॉन टेनिस। अब आपका अगला प्रश्न है कि संसद के जो 2 सत्र होते हैं, संसद के जो 2 सत्र होते हैं उसके बीच में अधिकतम कितने महीने का अंतराल होता है? तो संसद के 2 सदनों के बीच जो अधिकतम अंतराल होता है वो आपको 6 महीना का होता है। कितना महीना का होता है? 6 महीना का होता है। औरंगजेब की मृत्यु है ना, औरंगजेब की मृत्यु किस जगह पर हुई थी? औरंगजेब की मृत्यु जो है आपको अहमदनगर में हुई थी। ठीक है ना, कहाँ पर हुई थी? अहमदनगर में। औरंगजेब की मृत्यु आपको जो है सो अहमदनगर में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। और कब हुआ था? 1707 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, चलिए अब हम 1-2 प्रश्न जरा आप लोगों से पूछते हैं। बताइए कि दांडी मार्च कहाँ से शुरुआत हुआ था? भारत का जो प्रसिद्ध लेगुन झील है वह कौन सा लेगुन झील है? बताइए। चिल्का झील किस राज्य में है? उड़ीसा में। चिल्का झील किस राज्य में है? चलिए अब जो है आप बताएंगे कि साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन। और सानिया मिर्जा किससे संबंधित है? याद रखिएगा, नेहवाल रहेगा तो बैडमिंटन, सानिया मिर्जा रहेगा तो लॉन टेनिस। बात समझ में आ रहा है ना? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका अगला प्रश्न है